हाय एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम रविन्द्रनाथ टैगोर का पढ़ने वाले हैं फ्रूट गैदरिंग के बारे में। ठीक है, ये आपके एलटी की क्लास है और एलटी की क्लास ये 33 क्लास है जो आपकी थ्योरी क्लास है। ठीक है, एलटी की क्लास 33 क्लास है जो कि थ्योरी है। अभी तक हमने एलटी के 33 क्लास देख चुके हैं जो कि थ्योरी क्लास देख चुके हैं। और ये क्लास आपको कहाँ पे मिलेंगी? यूट्यूब पर प्लेलिस्ट पे मिलेंगी। तो ध्यान रखना है, आप वहाँ से जाके चेकआउट कर लीजिएगा। ठीक है, यूट्यूब पर प्लेलिस्ट में है पूरी क्लास। 33 क्लास अब तक हो चुकी है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं सेशन को। और रविन्द्रनाथ टैगोर जी का मैंने पहला पढ़ा दिया था, आज दूसरा हम पढ़ने वाले हैं इनकी पोएम गीतांजलि का। ठीक है, ये फ्रूट गैदरिंग का है जिसमें नाम क्या है? गोविंदास डिसिपल। ओके, तो ध्यान रखना है यहाँ पे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये पोएम है फ्रूट गैदरिंग की। 1916 में आया था ये पोएम बाय रविन्द्रनाथ टैगोर जी एंड पोएम नंबर है 12। ये पोएम नंबर ना आपकी 12 पोएम है जिसका नाम है गोविंदास डिसिपल। तो ये नाम याद रखना है आपने। ठीक है, पहले इस पोएम को पढ़ने से पहले हम इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इस पोएम के बारे में कंटेक्स्ट एंड पब्लिकेशन के बारे में जान लेते हैं। इसके ऑथर कौन है? तो इसके ऑथर रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं, दी फर्स्ट नॉन यूरोपियन नोबल लॉरिएट इन लिटरेचर। तो ये ध्यान रखना है 1913। ओके, तो इनको नोबल पुरस्कार भी मिला था 1913 में, ये याद रखना है। और ये जो पोएम है ये रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी गई है। कलेक्शन की अगर बात करेंगे तो अपीयर्स एज अ पोएम 12 इन फ्रूट गैदरिंग 1916। तो ये याद रखना है, ये जो पोएम है ना ये उनके इंग्लिश पोएटिक कलेक्शन फ्रूट गैदरिंग में पोएम जो संख्या थी, पोएम संख्या 12 के रूप में शामिल है। तो ये ध्यान रखना है। फ्रूट गैदरिंग इनका एक पोएटिक कलेक्शन है। इसमें ये जो पोएम है ना ये पोएम नंबर 12 के रूप में अपीयर है। तो ये ध्यान रखना है। अगर बात करें थीमेटिक सीक्वल की बात करें अगर हम, तो कंसिडर अ स्पिरिचुअल सीक्वल टू गीतांजलि, कंटिन्यू थीम्स ऑफ डिवोशन एंड डिवाइन लव। तो ये याद रखना है कि गीतांजलि की अगली कड़ी। ठीक है, थेमेटिक सीक्वल मतलब गीतांजलि की अगली कड़ी। इस कलेक्शन को ना टैगोर जी ने क्या किया था? नोबेल पुरस्कार पाए थे। और यही वर्क के लिए, किस वर्क के लिए? गीतांजलि के लिए। तो ये ध्यान रखना है, गीतांजलि की ये स्पिरिचुअल कड़ी माना जाता है। ठीक है, इसका मतलब कि इसमें भी डिवोशन है, डिवाइन लव है, यानी कि भक्ति, प्रेम, ईश्वर जैसे थीम आपको देखने को मिलेंगे। उसी चीज़ को इन्होंने आगे बढ़ाया है इसमें भी, यानी कि भक्ति, प्रेम जो उन्होंने उसमें बात की थी गीतांजलि के सारे सीक्वल में, इसमें भी इन्होंने यही सब बात, इसी चीज़ को इन्होंने आगे बढ़ाया है। ट्रांसलेशन की बात करेंगे तो टैगोर हिमसेल्फ ट्रांसलेटेड इट इनटू इंग्लिश, री इंटरप्रेटिंग फ्रॉम बंगाली। तो ध्यान रखना है कि टैगोर ने खुद ही इस पोएम का बंगाली से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था और इसे एक नया रूप दिया था। ठीक है, तो ये जो पोएम थी ना ये बंगाली में थी, बाद में क्या हुआ कि इसे टैगोर जी ने क्या किया? इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। तो ये ध्यान रखना। जॉनरा क्या है? ये एक नैरेटिव पैरेबल है। तो ये ध्यान रखना, आज जो पोएम हम पढ़ने वाले हैं ये एक नैरेटिव पैरेबल है। ठीक है, फ्रूट गैदरिंग में वो शामिल है। कौन सी पोएम? पोएम 12 जिसका नाम है गोविंदास डिसिपल। तो ये क्या है? एक नैरेटिव पैरेबल है इन वर्ड्स फॉर्म, सिंपल स्टोरी विद मॉरल लेसन। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। नैरेटिव पैरेबल है मतलब कहानी है, इसमें एक छोटी कहानी है जिसे पोएम के रूप में लिखा गया। बस ये ध्यान रखना है, एक छोटी सी कहानी है इसमें, लेकिन इसे ना एक पोएम के रूप में लिखा गया है। और इसका मकसद क्या रहता था? नैतिक शिक्षा देना या आध्यात्मिक शिक्षा देना। कैरेक्टर एंड सेटिंग की बात करेंगे, जैसे मैंने कहा नैरेटिव है तो इसमें कैरेक्टर वगैरह रहेंगे क्योंकि कहानी है। अब उसको पोएम का भले रूप दिया गया है लेकिन है तो कहानी, तो इसमें ना कैरेक्टर ज़रूर होंगे। तो पहला जो कैरेक्टर है द गुरु जिनका नाम है गोविंदा। इनका दूसरा नाम अनदर नेम फॉर कृष्णा, सिम्बलाइज डिवाइन विजडम एंड डिटैचमेंट। तो ये याद रखना है, पहला जो कैरेक्टर है द गुरु। ठीक है, गुरु नाम का इनका नाम क्या है? गोविंदा है, जो भगवान कृष्ण का भी नाम है। और ये किसके लिए जाने जाते हैं? ये दिव्य ज्ञान और संसारिक चीज़ों से डिटैचमेंट का सिंबल है ये। ठीक है, दूसरा जो कैरेक्टर है डिसिपल जिसका नाम है रघुनाथ। डिसिपल का नाम शिष्य है। डिसिपल मतलब क्या होता है? शिष्य। इस गुरु का शिष्य है ये जो गुरु है ना गोविंदा गुरु, इस गुरु का ये शिष्य है जिसका नाम क्या है? रघुनाथ। ठीक है, अ वेल्दी बट प्राउड डिवोटी। ये थोड़ा सा मतलब अमीर है लेकिन घमंडी भक्त है। ठीक है, हिज डिवोशन इज टेंटेड बाय ईगो एंड मटेरियलिज्म। इसकी भक्ति में अहंकार और मटेरियलिज्म दोनों देखने को मिलता है।
सेटिंग की बात करेंगे तो ये पोयम की सेटिंग कहाँ रखी गई है, इसका प्रवेश कहाँ रखा गया है, तो ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर यमुना, जमुना यानी कि यमुना, सिंबल ऑफ लाइफ टाइम एंड स्पिरिचुअल क्लिनजिंग। तो ये याद रखना है, पोइट्री जो है ना वो यमुना नदी के किनारे पर बेस्ड है, आधारित है। और ये जो नदी है ना ये किसका सिंबल है, लाइफ टाइम एंड स्पिरिचुअल क्लिनजिंग का सिंबल है। ठीक है, कैरेक्टर कंट्रास्ट की अगर हम बात करेंगे, ओके, कैरेक्टर की अगर कैरेक्टर कंट्रास्ट यानी कि कॉन्फ्लिक्ट अराइजेस बिटवीन गोविंदास स्पिरिचुअलिटी एंड रघुनाथ मटेरियलिज्म। तो ये दोनों कैरेक्टर जो है ना, जो गुरु जी हैं गोविंदा हैं, जो गुरु का नाम है गोविंदा और उनके शिष्य का नाम है रघुनाथ। तो एक तरफ तो ये गुरु हैं, ठीक है, एक तरफ तो ये जो मतलब पोइट्री का अगर हम बात करें, पोइट्री का मेन जो कॉन्फ्लिक्ट है वो गुरु गोविंदा की स्पिरिचुअलिटी और उनका जो शिष्य है रघुनाथ के मटेरियलिज्म के बीच टकराव से पैदा होता है। ठीक है, तो सिंबॉलिक नेम क्या है इनका, गोविंदा यानी कि विजडम, ये ध्यान रखना है, इनका सिंबॉलिक है गोविंदा नाम ज्ञान का प्रतीक है, गोविंदा नाम विजडम का प्रतीक है। रघुनाथ सीकर ऑफ ट्रूथ एट आयरोनिकल ट्रैप्ड बाय इल्यूजन, और रघुनाथ जो है ना ये भगवान राम का नाम का अर्थ है यानी कि सत्य का साधक, लेकिन आयरनी ये है कि ये माया मोह में फंसा हुआ है। इसके नाम का मतलब तो यही हुआ, भगवान राम का नाम का अर्थ है सत्य का साधक, लेकिन ये आयरनी इस बात की है कि ये किस में, मोह माया में फंसा हुआ है, अपने नाम के विपरीत है। प्लॉट एंड की इवेंट्स की अगर हम बात करेंगे, अब ये बात कर लेते हैं कि डायरेक्ट हम पोयम पे चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे मतलब प्लॉट एंड की इवेंट्स है, यहाँ पे बता दिया कि कहानी में क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे कि ऑफरिंग रघुनाथ प्राउडली गिफ्ट्स गोविंदा टू डायमंड स्टफ्ड गोल्ड बैंगल्स। तो क्या होता है, ठीक है, भेंट, ऑफरिंग मतलब क्या होती है, भेंट। तो जो रघुनाथ होता है ना, जो शिष्य होता है, वो बड़ी ही गर्व से अपने गुरु को ना हीरे से जड़े सोने के 2 कंगन भेंट करता है। तो गुरु का एक्शन क्या होता है, गोविंदा कामली रीडिंग स्क्रिप्चर्स स्लिप्स 1 बैंगल इनटू रिवर एक्सीडेंटली। और गोविंदा जी क्या करते हैं, गोविंदा नाम नहीं लूँगी, गुरु जी, ठीक है, गुरु जी क्या कहते हैं, गुरु जी बहुत ही शांति से अपने स्क्रिप्चर पढ़ रहे होते हैं, तभी लाके शिष्य क्या कर देता है, उनको एक गिफ्ट देता है। ठीक है, और अनजाने में ही वो क्या कर देते हैं, उस मतलब कंगन देता है, तो एक कंगन को नदी में गिरा देते हैं। उसके बाद डिसिपल का रिएक्शन क्या हो जाता है, हॉरिफाइड रघुनाथ डाइव्स इनटू द रिवर टू रिकवर इट। ठीक है, उसके बाद ये जो शिष्य होता है ना, जब देखता है कि गुरुजी ने क्या किया, उस एक कंगन को नदी में फेंक दिया, तो रघुनाथ घबरा जाता है और उसे वापस निकालने के लिए नदी में कूद जाता है। बट फ्यूटाइल सर्च, ही सर्चेस टिल सनडाउन बट फेल्स टू फाइंड इट। और सूरज डूबने तक वो उसे खोजता रहता है लेकिन उसे पाता नहीं है, असफल रहता है। क्लाइमेक्स कब आ जाता है, तो व्हेन आस्क्ड फॉर द स्पॉट गोविंदा थ्रोज द सेकंड बैंगल इनटू द वाटर सेइंग इट इज़ देयर। क्लाइमेक्स, कहानी क्लाइमेक्स पे कब पहुंचती है, जब रघुनाथ कंगन गिरने के सही जगह पूछता है, तो गुरु दूसरा कंगन भी पानी में फेंक देते हैं और कहते हैं वो वहाँ है। तो ये क्लाइमेक्स सीन है इसका। ठीक है, थीम्स एंड मैसेज की अगर हम बात करेंगे, इसका थीम्स यही है, पहले पढ़ लेते हैं उसके बाद हम बात करेंगे इसके। ठीक है, जो भी इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगी पढ़ लेंगे, पहले इसकी पोयम पढ़ लें, देन उसके बारे में बात करेंगे कि आखिर ये पोयम कहना क्या चाह रहा है। समझ में आ गया होगा, वहाँ में मैंने बता दिया। अब हम पोयम को पढ़ लेते हैं, मुझे लगता है पोयम अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो जल्दी से पढ़ लेते हैं पोयम को। तो आते हैं, ये याद रखना फ्रूट गैदरिंग में ही ये पोयम शामिल है, पोयम नंबर 12, इसका नाम क्या है, गोविंदास डिसिपल। तो स्टार्ट करते हैं, गोविंदा का डिसिपल, गोविंदा का शिष्य का नाम क्या रहता है, रघुनाथ, और गुरु का नाम गोविंदा रहता है। तो इन्हीं के बस गोविंदा यानी कि गुरु और शिष्य के बीच की कहानी है। शिष्य जो बहुत ही मटेरियलिस्टिक है, यानी कि संसारिक मोह माया में फंसा हुआ है, उसको धन उनसे ज़्यादा प्यार है। नाम तो रघुनाथ है बट नाम के अपोजिट है, धर्म से ज़्यादा प्यार है उसको, धन वगैरह से ज़्यादा प्यार है। और गोविंदा गुरु जी हैं, तो आपको पता ही है गुरु, तो ये थोड़ा स्पिरिचुअल है, थोड़ा क्या स्पिरिचुअल ही है, आध्यात्मिक में जी रहा है। तो ऐसे इसीलिए दोनों में क्या होता है, कंट्रास्ट होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं सेशन को। फॉर बिलीव फ्लोट द जुमना स्विफ्ट एंड क्लियर अबव फ्राउंड द जटिंग बैंक। देखिए ये यमुना है, ठीक है, ये क्या है, यमुना। ओके, तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि फॉर बिलो फ्लोट द जमुना स्विफ्ट एंड क्लियर अबव फ्राउंड द जटिंग बैंक।
मैंने कहा था ना ये जो पोयम है, इस पोयम की सेटिंग कहाँ रखी गई है, यमुना नदी के किनारे पर बेस्ड है। तो नीचे दूर यमुना नदी बह रही है, यही तो कह रहा है, फॉर बिलो फ्लोट द जमुना, जमुना मीन्स यमुना। तो नीचे दूर यमुना नदी बह रही है, जो कैसी है, स्विफ्ट एंड क्लियर है, यानी कि तेज और साफ है। तो पोएट यहाँ पे एक सीन के बारे में बता रहे हैं, एक सीन के बारे में डिस्क्राइब कर रहे हैं कि जहाँ बहुत नीचे यमुना नदी का पानी तेज़ी से और बिल्कुल साफ बह रहा है। ठीक है, पोएट यहाँ पे बता रहे हैं। एंड आगे कह रहे हैं हिल्स डार्क विद वुड्स, आगे क्या कह रहे हैं, नहीं ये वाली लाइन है, अबव फ्राउंड द जटिंग बैंक, आगे क्या कह रहे हैं कि ऊपर नदी का उभरा हुआ किनारा गुस्से में दिखता है। मतलब नदी के ऊपर जो ऊंचा और बाहर की ओर निकला हुआ जो किनारा रहता है वो बहुत ही कठोर और गंभीर दिख रहा था, ऐसा लग रहा था मानो वो गुस्से में है। ठीक है, तो इस तरह पोएट पोएम की शुरुआत करते हैं। फिर कहते हैं हिल्स डार्क विद वुड्स, पहाड़ियाँ जो जंगल की वजह से काली दिख रही हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है, हिल्स डार्क विद वुड्स, पहाड़ियाँ जो जंगल की वजह से क्या दिख रही हैं, काली दिख रही हैं। यानी कि अब पोएट क्या कह रहे हैं कि उस जगह के चारों ओर, यानी कि पहले तो उन्होंने यमुना नदी के बारे में बताया कि दूर यमुना नदी बह रही है, बहुत ही तेज़ है और साफ़ है। फिर उसके ऊपर जो उभरा हुआ जो किनारा है वो बहुत ही ऊंचा है, बहुत कठोर है, मानो लग रहा है वो कोई गंभीर है, मानो लग रहा है गुस्से में है। फिर उसके बाद उसके पास की जो पहाड़ियाँ हैं वो पहाड़ियाँ कैसे दिख रही हैं, जंगल की वजह से काले दिख रही हैं। ठीक है, इसके बारे में बता रहे हैं, यानी कि उसकी जगह उस जगह के चारों ओर जो पहाड़ियाँ थीं जो घने जंगलों और पेड़ों से ढकी होने के कारण गहरे और काले रंग की दिखाई दे रही थी। काली मीन्स काला नहीं दिख रहा था, इसी वजह ऐसा दिख रहा था। फिर स्केयर्ड विद टॉरेंट्स, आगे क्या कहते हैं, जिन पर झरनों के बहने के निशान थे। उन पहाड़ियों की बात हो रही है कि जो पहाड़ियाँ चारों ओर से पहाड़ियाँ ढकी हुई हैं, घने जंगल और पेड़ों से ढके होने के कारण जो पहाड़ियाँ हैं ना वो काले रंग की दिखाई दे रही हैं, और जिन पर झरनों के बहने के निशान थे, यानी कि उन पहाड़ियों पर तेज बहते हुए झरनों ने लकीरें या निशान बना दिए होंगे, ठीक वैसे ही जैसे शरीर पर चोट के निशान पड़ जाते हैं। स्टूड गैदर्ड अराउंड इन सोलेम साइलेंस, आगे क्या कहते हैं, वे पहाड़ियाँ चारों ओर गंभीर चुप्पी में खड़ी थीं। उन पहाड़ियों के बारे में पोएट बता रहे हैं, जो नदी के किनारे पे पहाड़ियाँ जो हैं वो पहाड़ियाँ कैसी हैं, वो बहुत ही गंभीर चुप्पी में खड़ी थीं। तो पोएट को ऐसा फील हो रहा था कि ऐसा महसूस, पोएट कह रहे हैं कि ऐसा फील हो रहा था कि जैसे ये सभी पहाड़ियाँ एक गहरी और शांत खामोशी के साथ उस जगह को घेरे हुए खड़ी हैं, जिससे माहौल बहुत गंभीर लग रहा है। फिर आगे कहते हैं गोविंदा द ग्रेट सिख टीचर, अब यहाँ से कहानी स्टार्ट हो गई। पहले तो पूरे एटमॉस्फेयर के बारे में बताया गया, वातावरण कैसा था, उसके बाद यहाँ पे अब कहानी यहाँ से स्टार्ट इन्होंने कर दिया। तो पोएट कहते हैं गोविंदा द ग्रेट सिख टीचर, गोविंदा महान सिख गुरु। ठीक है, और इसी शांत और गंभीर माहौल में एक महान सिख गुरु थे जिनका नाम क्या था, गोविंदा था। यानी कि यहाँ पे इन्होंने पूरी बात बता दी, यमुना नदी है, यमुना नदी का पानी बह रहा है और उसके किनारे पर पहाड़ियाँ जो है काफ़ी जंगल है, जिसकी वजह से पहाड़ियाँ काली दिख रही हैं, यानी कि घनी दिख रही हैं, और ऐसा लग रहा है कि मानो उस पर जो पहाड़ियाँ, ऐसा फील हो रहा है कि गहरी और शांत खामोशी के साथ उन स्थानों को घेरे हुए खड़ी हैं, जिससे माहौल बहुत गंभीर लग रहा है। और इसी बीच एक गोविंदा नाम का महान सिख गुरु थे। ठीक है, तो इसी शांत और गंभीर माहौल में एक महान सिख गुरु थे जिनका नाम क्या था, गोविंदा था। फिर आगे कहते हैं सेट अपॉन अ रॉक रीडिंग द स्क्रिप्चर्स, और ये कहाँ बैठे थे, ये एक चट्टान पर बैठकर अपनी स्क्रिप्चर्स पढ़ रहे थे। ठीक है, गुरु गोविंदा एक बड़े पत्थर या चट्टान पर बैठे हुए थे और अपने धर्म की पवित्र पुस्तकें पढ़ रहे थे, पवित्र ग्रंथ पढ़ रहे थे। ठीक है, फिर कहते हैं वेन रघुनाथ हिज डिसिपल, तभी रघुनाथ जो उनका शिष्य है, ठीक है, उनका शिष्य है, तभी रघुनाथ हिज डिसिपल, तभी रघुनाथ जो उनका शिष्य है, यानी कि ठीक उसी समय पर उनका चेला या यूँ बोलो उनका शिष्य जिसका नाम रघुनाथ था, वह वहाँ आया। प्राउड ऑफ हिज वेल्थ, अपनी दौलत पर घमंड करते हुए, यानी कि रघुनाथ बहुत अमीर था और उसे अपनी प्रॉपर्टी पर बहुत अभिमान था, बहुत घमंड था। केम एंड बोब्ड बिफोर हिम सेइंग, तो ये क्या करता है, आया और उनके सामने झुककर बोला, मतलब वो अपने गुरु के पास आया और सम्मान दिखाने के लिए उनके सामने झुका और फिर उसने कहना शुरू किया। क्या कहा, आई हैव ब्रॉट माई पुअर प्रेजेंट, क्या कह रहे हैं कि आई हैव ब्रॉट माई पुअर प्रेजेंट। ठीक है, मतलब मैं ये तुच्छ या मैं ये गरीब उपहार लाया हूँ, मैं ये तुच्छ उपहार लाया हूँ।
ऐसा बोला। रघुनाथ आया, झुका, ठीक है, अपना सर झुकाया। उसके बाद फिर कह रहा है अपने गुरु से कि गुरुजी मैं आपके लिए एक बहुत मामूली और छोटा सा तोहफा लाया हूँ, अनवर्दी ऑफ योर एक्सेप्टेंस, जो आपके स्वीकार करने लायक नहीं है, ऐसा कह रहा है। मतलब उसने बड़ी ही विनम्रता का दिखावा करते हुए कहा कि ये तोहफा इतना छोटा है कि ये आपके लायक नहीं है कि आप इसे ले सकें या आप इसे स्वीकार कर सकें। असल में वो अपनी कीमती भेंट को ना तुच्छ बताकर अपनी महानता दिखाना चाह रहा था, क्योंकि उसके अंदर घमंड था अपने पैसे को लेके। तो इसलिए ना वो इस तरह बताकर कि बहुत छोटी चीज़ है, आपके लायक नहीं, लेकिन फिर भी मैं लेके आया हूँ, तो कहीं ना कहीं वो घमंड दिखा रहा है। छोटी चीज़ बताकर, अपनी कीमती चीज़ों को ना छोटा बताकर अपनी महानता दिखाना चाह रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, दस ही डिस्प्लेड बिफोर द मास्टर, ऐसा कहकर उसने गुरु के सामने दिखाया। मतलब ये कहने के बाद उसने वह तोहफा, वो गिफ्ट अपने गुरु के सामने पेश कर दिया। अ पेयर ऑफ गोल्ड बैंगल्स, सोने की कंगन की एक जोड़ी। वो तोहफा क्या था, वो तोहफा सोने के 2 कंगन की एक जोड़ी थी। रॉट विद कॉस्टली स्टोन्स, जिस पर कीमती पत्थर जड़े हुए थे। मतलब वो कंगन कोई कॉमन कंगन नहीं थे, साधारण कंगन नहीं थे, उनमें बहुत महंगे और कीमती रत्न जैसे हीरे मणिक जड़े हुए थे। द टीचर टुक अप वन, ठीक है, उसके बाद गुरु उनमें से एक कंगन उठाए, ठीक है। ये कंगन मतलब यहाँ गुरु गोविंदा ने क्या किया, उन 2 कंगनों में से एक को अपने हाथ में ले लिया। ट्विल्ड इट राउंड हिज फिंगर, ठीक है। फिर क्या करते हैं, और उसे अपनी उंगली पर घुमाने लगे। उन्होंने उस कंगन को बस यूं ही खेल खेल में अपनी एक उंगली पर गोल गोल घुमाना शुरू कर दिया। डायमंड्स डार्टिंग सैफ्ट ऑफ लाइफ, यानी कि कंगन में लगे हीरे रोशनी की किरणें फेंक रहे थे। यानी कि जैसे ही गुरु ने कंगन को घुमाया, ऐसे उंगली पे से हम लोग चूड़ियाँ वगैरह या कंगन घुमाते नहीं है, वैसे घुमा रहे हैं। तो जैसे ही गुरु ने कंगन को घुमाया, उसमें जड़े हुए जो हीरे थे वो सूरज की रोशनी में चमक उठे, और उनमें प्रकाश की जो तेज किरणें हैं वो चारों ओर फैलने लगी। यानी कि उसमें जो हीरे थे, सूरज की रोशनी उस पर पड़ रही थी, जिसके कारण वो चमक रहे थे, ठीक है। व्हेन सडनली इट स्लिप्ड, तभी क्या होता है कि अचानक वो फिसल गया। मतलब कंगन को अपनी उंगली पर घुमाते घुमाते वो अचानक गुरु के हाथ से फिसल गया। रोलिंग डाउन द बैंक, और किनारे से लुढ़कता हुआ, यानी कि फिसलने के बाद वह कंगन नदी के ऊंचे किनारे से नीचे की ओर लुढ़कने लगा। इनटू द वाटर बिलो, नीचे पानी में जा गिरा। यानी कि लुढ़कते लुढ़कते वो कीमती कंगन सीधे नीचे बह रही यमुना नदी के पानी में गिरकर डूब गया। समझ में आया यहाँ तक। उसके बाद क्या हुआ, अल्लास। अब क्या हुआ, अल्लास स्क्रीम्ड रघुनाथ, हाय रघुनाथ चिल्लाया। अब यहाँ पे जैसे ही कीमती कंगन पानी में गिरा, उसके खो जाने के दुख में रघुनाथ जोर से चिल्लाया, ठीक है। उसे उस कीमती वस्तु को खोने का बहुत सदमा लगा, ठीक है, क्योंकि कीमती था इसी वजह से। फिर एंड लिफ्ट इनटू द स्ट्रीम, और वो नदी की धारा में कूद गया। मतलब उसने एक पल भी सोचे बिना वो उस कंगन को ढूंढने के लिए तुरंत नदी के तेज बहाव में छलांग लगा दी। ये दिखाता है कि वो उस भौतिक चीज़ से कितना जुड़ा हुआ था, है ना। एक कंगन के लिए नदी भी नहीं देख रहा है, बहती हुई नदी में उसने छलांग लगा दी। अब सोचो वो कितना जुड़ा हुआ था भौतिक चीज़ में, धन दौलत से, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, एंड द मास्टर सेरीन, लेकिन गुरु क्या थे, शांत थे। सेरीन मतलब क्या होता है, सेरीन मतलब शांत थे। मतलब दूसरी ओर इस घटना का गुरु गोविंद पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वो बिल्कुल अविचलित और शांत बने रहे, उनको लगा ही नहीं जैसे कुछ हुआ है, ठीक है। फिर केप्ट हिज आइज अपॉन द स्केयर्ड बुक, फिर वो अपनी आंखें पवित्र ग्रंथ पर टिकाए रखे। मतलब उन्होंने ना तो कंगन पर ध्यान दिया, ना ही रघुनाथ की बेचैनी पर। वो पहले की तरह ही शांति से अपनी पवित्र किताबें पढ़ते रहे, मानो कुछ हुआ ही ना हो, ठीक है। वाइल द रिवर हेल्ड एंड हिड, जबकि नदी ने पकड़कर छिपा लिया। मतलब इस दौरान क्या हुआ, इस दौरान नदी ने उस कंगन को अपनी गहराइयों में संभाल लिया और छिपा लिया। मतलब वो कहीं गायब हो गया। भाई नदी में कंगन गिरेगा तो मिलेगा कहाँ पे, जब नदी में ही गिर गया, बीच नदी में, ठीक है। तो मतलब कंगन वो गायब हो गया। वॉट इट स्टोल, जो उसने चुराया था। मतलब कभी यहाँ पे पोएट कह रहे हैं कि नदी ने उस कीमती कंगन को एक चोर की तरह चुरा लिया था, ठीक है। यहाँ पे कहीं ना कहीं पर्सोनिफिकेशन कर दिया है। नदी कहीं चुराएगा, लेकिन इन्होंने मानवीकरण कर दिया है, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या हुआ, एंड कामली वेंट इट्स अवे,
और शांति से अपने रास्ते पर बहती रही। मतलब कंगन को अपने अंदर समा लेने के बाद भी नदी पर कोई असर नहीं हुआ। यहाँ पे पोएट ना नदी को पर्सोनिफाई कर रहे हैं कि नदी यहाँ पे उस कीमती कंगन को एक चोर की तरह चुरा ली, और मानो ऐसा चुरा ली और बह रही है, मानो जैसे उसने कुछ किया ही नहीं हो, और अपने अंदर समा ली उस कंगन को, और मानो उसने कुछ किया ही नहीं है। मतलब नदी को वो बोल रहे हैं, ठीक है। कंगन को अपने अंदर समा लेने के बाद भी नदी पर कोई असर नहीं हो रहा है, मानो उसने कुछ किया ही नहीं, वो अपनी ही गति से शांतिपूर्वक आगे बहती रही है। तो नेचर को इंसानी धन दौलत से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये पोएट बताना चाह रहे हैं। नेचर को इंसानी जो धन दौलत है वो तो इंसान को ही फ़र्क पड़ेगा, नेचर को क्या फ़र्क पड़ना, ये पोएट का कहना है। फिर आगे कहते हैं, ठीक है, यहाँ तक हो गया था। एंड डे लाइट फेडेड, दिन का उजाला ढल गया, यानी कि रघुनाथ कंगन को ढूंढता रहा, ढूंढते ढूंढते शाम हो गई, सूरज डूब गया और अंधेरा होने लगा। रघुनाथ रिटर्न टायर्ड, ड्रिपिंग, पैंटिंग। तो ये याद रखना है, रघुनाथ वापस आया थका हुआ था, पानी टपटपाता, ड्रिपिंग मतलब क्या होता है, पानी टपटपाता हुआ, और हाफता हुआ, पैंटिंग मतलब क्या होता है, हाफता हुआ, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, रघुनाथ जब वो वापस आया, जब उसे कंगन नहीं मिला तो वो नदी से बाहर आया, और वो पूरी तरह से थक चुका था भाई, पूरा सुबह से लेकर रात तक वो ढूंढ ही रहा था, ठीक है। जब उसे कंगन नहीं मिला तो वो नदी से बाहर आया, और वो पूरी तरह से थक चुका था, उसके पूरे शरीर से पानी टपक रहा था, और मेहनत के कारण वो ज़ोर ज़ोर से हाँफ भी रहा था, मेहनत किया था, ठीक है। फिर क्या बात हो रही, आई कैन स्टिल गेट इट बैक, मैं उसे अभी भी वापस पा सकता हूँ। इतनी मेहनत के बाद भी उसने हार नहीं मानी, उसने अपने गुरु से कहा कि अगर कोशिश की जाए तो वो कंगन अभी भी मिल सकता है, ठीक है। इफ़ यू शो मी वेयर इट फिल, फिर आगे क्या कहते हैं, अगर आप मुझे दिखा दे कि वो कहाँ गिरा था। मतलब उसने अपने गुरु से मदद मांगते हुए कहा, हेल्प मांगते हुए कहा कि बस आप मुझे वो सही जगह बता दीजिए कि जहाँ पर कंगन गिरा था, तो मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। उसकी नज़र में कंगन अब भी बहुत कीमती था। देन द टीचर टेकिंग अप द अदर बैंगल्स, उसके बाद क्या होता है, देन द टीचर टेकिंग अप द अदर बैंगल, ठीक है। तब गुरु ने दूसरा कंगन उठाते हुए, मतलब रघुनाथ की बात सुनकर गुरु ने अपने पास रखा हुआ दूसरा कंगन भी वैसे ही कीमती कंगन अपने हाथ में उठाया, दूसरा कंगन उठाया। कास्ट इट टू इनटू द वाटर सेइंग इट इज़ देयर, ठीक है, उसे भी पानी में फेंक दिया, और ये कहते हुए, मतलब, और फिर उन्होंने क्या किया, और फिर उन्होंने उस दूसरे कंगन को भी उसी नदी के पानी में फेंक दिया, और बोला कि वह वहाँ है। बोल रहे हैं इट इज़ देयर, वो जगह बता रहे हैं कि वह वहाँ, क्योंकि इसने जगह पूछा था ना कि आपने एग्जैक्ट लोकेशन बताओ कहाँ गिरा है, तो मैं ढूंढ लूँगा। तो गुरु ने क्या किया, दूसरे कंगन को भी उठाया और दूसरे कंगन को भी फेंक दिया, और जगह बता दिया कि वह वहाँ है। तो गुरु का ये जो जवाब और जो काम था, ये कविता का सार है। उन्होंने दूसरा कंगन फेंक कर कहा कि वह वहाँ है, मतलब इसका असली मतलब ये हुआ कि जिस मटेरियली, मतलब जिस भौतिक वस्तु के लिए तुम इतना परेशान हो, दुनिया यानी कि धन दौलत के लिए, दुनियावी चीज़ के लिए तुम इतना परेशान हो, उसकी असली जगह यही है, यानी कि नदी में है। मतलब धन दौलत, उसकी असली जगह क्या है, दुनियावी चीज़ जो मोह माया में तुम फंसे हो, उसकी असली जगह नदी में है। जिस तरह मैंने कंगन फेंक दिया नदी में, यानी इसका कोई मूल्य नहीं है। धन दौलत, सोना चांदी का कोई मूल्य नहीं है। उन्होंने रघुनाथ को ये सिखाया कि संसारिक धन दौलत का मोह करना छोड़ दो, ये बेकार है। सच्ची शांति इन चीज़ों के त्याग में है। तुम इन सभी को त्याग दो, उसी दिन तुमको सच्ची शांति मिलेगी। धन दौलत मोह माया से हट जाओ, ये बात इनका कहना था। एक गुरु ने अपने शिष्य को समझाया इस तरह करके। तो ये थी पोयम, नैरेटिव पोयम थी। कैसी लगी, और यहाँ तक तो मैंने पढ़ा ही दिया था। बाकी थीम्स एंड मैसेज की बात अगर करेंगे तो मटेरियलिज्म एंड स्पिरिचुअलिटी के बीच में होती है चीज़ें, ठीक है। वैनिटी ऑफ वेल्थ है, प्राउड की बात होती है। सिम्बॉलिज एंड लिटरेरी डिवाइस की बात करेंगे तो बैंगल्स जो है वेल्थ, ईगो, सोशल स्टेटस की बात करता है। मेयर इल्यूजन ऑफ वैल्यू। रिवर जमुना, नेचर, टाइम, एग्जिस्टेंस की बात होती है। गोविंदास स्माइल, एनलाइटनमेंट एंड कंपैशन की बात करता है। आयरनी, इसलिए रघुनाथ वांट्स टू नो द स्पॉट लॉस, गोविंदा मेक द लॉस टोटल, टीचिंग डिटैचमेंट। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मतलब रघुनाथ जो है वो खोए हुए कंगन को पाने के लिए उसकी सही जगह जानना चाहता है। तो आयरनी ये है कि गुरु उसकी मदद करने के लिए दूसरा कंगन भी फेंक देते हैं, जिससे उसका पूरा का पूरा नुकसान हो जाता है। और इस एक्शन से वह उसे किसी भी चीज़ से मोह ना रखना है, यानी कि किसी भी चीज़ से डिटैचमेंट की सबसे बड़ी सीख देते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। बाकी इधर आप पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा नहीं था, मैंने समझा दिया है।
तो ये थी पोयम, कैसी लगी अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। एंड फीडबैक, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाय बाय। और इसी तरह इसका प्रैक्टिस भी करेंगे। बाय बाय।